हेलो स्टूडेंट्स, क्लास हो चुकी है और क्लास आना शुरू कर दिया है। देखते हैं सबसे पहले कौन आए हैं। चित्राली गुप्ता सर क्लास में है। चित्राली गुड इवनिंग। साक्षी यादव क्लास में आ चुकी। साक्षी गुड इवनिंग। अवनी राणा गुड इवनिंग। और जैसे आप जानते हो कि यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है साक्षी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो अवनी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का आज 5th लेक्चर है। और अब तक हम इससे पहले टॉपिक में पढ़ा था हमने सीवेज ट्रीटमेंट, वो हम पढ़ चुके हैं। और आपको याद है सीवेज जो है वो म्युनिसिपल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है विच कंटेन मैनी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोगैस। तो आज का टॉपिक हमारा बायोगैस होगा। और सर मैं 2 भेजे हैं। अभी क्लास के बाद आप अलग से पूछ लेना, क्योंकि वो फिर वो इस क्लास में डाउट वाला पार्ट गड़बड़ कर जाएगा। तो क्लास के बाद अभी 9 बजे ठीक आप फोन कर लेंगे, मुझसे पूछ लेंगे। ठीक 9 बजे। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं बायोगैस। तो क्या बात, देखिए बायोगैस इज दैट गैस। तो बायोगैस बनाने वाले बैक्टीरिया एनारोबिक हैं। तो बायोगैस इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनएरोबिक एनारोबिक। तो एनारोबिक बैक्टीरिया बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्या क्या, मीथेन, मीथेन CH4 प्रीडोमिनेंट गैस है। ये जो जलने वाली वही है प्रीडोमिनेंट गैस। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ H2 ऑफ H2। तो बच्चों ये बायोगैस का मिक्सचर है। उसमें जो प्रीडोमिनेंट गैस है, जो हमारे काम की जो बर्निंग गैस है, वो मीथेन होती है, जिसकी वजह से हम बायोगैस का यूज करते हैं कुकिंग में, लाइटनिंग में, या आप तो मैकेनिकल इंजन में यूज कर सकते हो। वो मीथेन है। और बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया बनाते हैं। और बायोगैस का जो प्रोडक्शन है वो नेचुरल प्रोसेस है। उसमें हमने कोई टेक्निक डेवलप नहीं की है, हमने केवल उसको मैनेज किया है। तो एक पॉइंट और हो जाएगा, बायोगैस प्रोडक्शन नेचुरल प्रोसेस। बायोगैस का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इज नेचुरल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। तो आपने सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ा था कि वहां पर बायोगैस बनती है, लेकिन अंतर ध्यान देना होगा कि वहां भी मीथेन थी, CO2 थी, और वहां पर ट्रेस अमाउंट में H2S थी, और यहाँ पर ट्रेस अमाउंट में हाइड्रोजन है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। मीथेन दोनों में है, मकसद एक ही है, दोनों का सेम यूज है। क्योंकि चाहे वो बायोगैस प्लांट में बायोगैस बने या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बायोगैस बने, उनका यूज एक ही में H2S होती है, यहाँ पर ट्रेस अमाउंट में हाइड्रोजन होती है। सॉरी। चलिए, तो ये भी हम जानते हैं। और हम भी जानते हैं जो बायोगैस है, इट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। बायोगैस इज मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड ग्रोथ ऑफ भी हो सकता है। और जो बायोगैस प्रोडक्शन करेंगे वो बैक्टीरिया ही हैं, और बैक्टीरिया भी एनारोबिक हैं। और नेचर में बैक्टीरिया जहां भी होते हैं वहां सेम प्रोडक्ट होता है। और क्योंकि वो डिस्पर्स होती रहती है और उसका कॉमर्शियल यूज नहीं हो सकता, उसका कॉमर्शियल यूज करने के लिए उसको हमें एक तरह से कंट्रोल्ड मैनर में प्रोडक्शन करना होगा। तो इसलिए हम अभी आप टैंक बैंक की बात करेंगे। तो सीवेज जो है उस कंट्रोल करते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं,
और फिर इसका यूज करते हैं। अब चलिए और बात जानते हैं। तो जो बायोगैस है उसमें होता क्या है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस बायोगैस by the decomposition of cellulose तो जो बैक्टीरिया वो सेलुलोज डिकम्पोज करेंगे और फिर उससे बायोगैस बनाते हैं। तो यानी सेलुलोज मेन सबस्ट्रेट है, तो जिस पार्ट होती है उससे आ सकते हैं। अब जो गोबर है उसमें भी काफी अमाउंट में सेलुलोज प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ वो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो बायोगैस बनाते हैं, मिथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं अगले। और जो वेस्ट वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं है, उनका यूज हम बायोगैस प्रोडक्शन में कर सकते हैं। और इसका जो कॉमन सबस्ट्रेट है वो गोबर है, एनिमल डंग है। और क्योंकि इंडिया में हाई प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में डंग का, गोबर का, इसलिए हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटी एरियाज है, वहां पर तो ये एकदम आसान और सक्सेसफुल प्लांट होगा। चलिए, तो इसको प्रमोट करने की जरूरत है। जो बैक्टीरिया हैं, these bacteria are called कैसे मानसी आर मिथेनोजन्स। यानी जो बैक्टीरिया है इनका नाम मिथेनोजन्स है, मिथेनोजन है। और इसका मतलब क्या है कि ये बायोगैस बनाने वाले बैक्टीरिया मिथेनोजन्स हैं, और चूंकि मीथेन बनाते हैं इस नाम करते हैं मिथेनोजन्स। तो मिथेनोजन कहने के पीछे रीजन यही है क्योंकि बायोगैस और उसमें प्रीडोमिनेंट गैस मीथेन है, जो हमारे कॉमर्शियल यूज होती है वो मीथेन होती है। और हम ये भी जानते हैं कि बैक्टीरिया जो कैटल हैं उनके रूमन में प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजन्स। दीज बैक्टीरिया आल्सो प्रेजेंट, कहां और कहां है, आल्सो प्रेजेंट इन रूमेन। ये स्टमक का नाम है रूमेन, जो कैटल में होता है रूमेन ऑफ कैटल, रूमेन ऑफ कैटल। ठीक है। और कैटल में जो मांसी सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और इसके लिए सेलुलोज एंजाइम बनाते हैं। तो जो कैटल है वो सेलुलोज डाइजेस्ट तो करते हैं बट नॉट बाय सेल्फ सीक्रेटिंग एंजाइम। उसके जो एंजाइम बनाएंगे वो ये बैक्टीरिया बनाएंगे। तो एक सरप्राइजिंग है कि सेल कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, मल्टी सेलुलर, वो सब यूनिसेलुलर हैं। आप जो भी सेल डाइजेस्ट कर रहा है उसके साथ उसके में कोई सिम्बायोट है या कोई प्रोटोजोन है जो एंजाइम बना के दे रहा है। अगर ये नहीं होगा तो फिर सेलुलोज डाइजेशन कैटल या दूसरे एनिमल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। अब ये तो हो गया, कैटल के रूमेन में होते हैं देयर रिच नंबर बैक्टीरिया, रिच नंबर ऑफ दीज बैक्टीरिया also present in dung। गोबर में काफी नंबर होता है क्योंकि जब पेरिस्टल मूवमेंट होती है और उसमें फूड पुश होता है तो उसके साथ साथ ये बैक्टीरिया भी आगे पुश हो जाते हैं, और काफी नंबर में ये गोबर में या डंग में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम गोबर से बायोगैस बना रहे हैं तो उसके लिए हमें इनोकुलम की फॉर्म बैक्टीरिया लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पहले से वो बैक्टीरिया मौजूद है, हमें तो केवल उनको एनवायरनमेंट देने की जरूरत है। तो ये मिथेनोजन्स बैक्टीरिया हम बात कर रहे हैं, और ये बैक्टीरिया एनारोबिक है, एनारोबिक है। गोबर
यानी गोबर मीन्स डंग की बात कर रहे हैं। तो जो गोबर है वो इंडिया में काफी अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इसलिए इंडिया में गोबर इज मेन सबस्ट्रेट फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। ये मेन सबस्ट्रेट है। सो बायोगैस आल्सो नोन एज गोबर गैस। सो बायोगैस हम क्या कह सकते हैं, गोबर गैस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें गोबर का यूज हो रहा है, आल्सो नोन एज गोबर गैस। तो रूरल एरिया में इसको जनरल गोबर गैस ही कहा जाता है, गोबर गैस, है ना। और ये भी हम जानते हैं इन रूरल एरियाज, इन रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में देयर इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। तो वहां पर हम आसानी से बायोगैस बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर रॉ मटेरियल जिससे बायोगैस बनेगी वो अवेलेबल है, वो वहां पर मौजूद होता है जैसे रोही, इसलिए बोल सकते हैं। और अजय कह रहे हैं प्रोड्यूस के बाद क्या लिखा है, तो प्रोड्यूस्ड सो, ये लिखा सो, अजय लिखा है मैंने सो बायोगैस आल्सो नोन एज गोबर गैस, इसलिए बायोगैस को गोबर गैस कहा जाता है। तो ये बायोगैस की बात चल रही है, और बायोगैस का दूसरा नाम गोबर गैस क्यों हो गया, क्योंकि इसमें हम जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं बच्चों, वो रॉ मटेरियल क्या है, वो रॉ मटेरियल जो है वो बेसिकली गोबर है, इसलिए हम इसको गोबर गैस भी बोल पा रहे हैं। और साथ में फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, प्रोड्यूस्ड के बाद कहाँ है, प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक, ये लिखा एनारोबिक, प्रोड्यूस्ड, इस वक्त में आप प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक, ठीक है, तो लिखा एनारोबिक। तो क्योंकि बनाते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, इसलिए वो लिखा गया था एनारोबिक वर्ड। चलिए अब और फैक्ट जानते हैं। अब देखिए हम ये भी जानते हैं इंडिया में, इसको मिटा के ऊपर लिखेंगे, चलिए बच्चों और बात करेंगे। अब देखिए इन इंडिया टू ऑर्गेनाइजेशन आर रेस्पॉन्सिबल टू डेवलप, किसके रेस्पॉन्सिबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर, किसके लिए, फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। तो बायोगैस बनाने जो दो हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेवारी है, और जिनके लिए हमने जिम्मेवारी सौंपी है कि वो एक सिंपल और एज टेक्नोलॉजी डेवलप करें, जिससे बायोगैस का प्रोडक्शन बहुत आसानी से हो और ज्यादा अमाउंट में हो और उसका प्रॉपर यूज किया जा सके। अब वो दो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, नंबर वन है, हम नंबर वन की बात करें, नंबर वन IARI न्यू दिल्ली, इसको आप सब जानते हो, इसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक तो इसकी जिम्मेवारी है रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक तो बच्चों ये है, तो इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। नंबर टू क्या है, KVIC, इसका पूरा नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी एंड विलेज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है, इन दोनों का जिम्मेवारी है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इंडस्ट्रीज
कमीशन। तो बच्चों इन दोनों की जिम्मेवारी है, और ये टेक्नो डेवलप भी कर रहे हैं। इन्होंने कई तरह प्लान डेवलप किए हैं जिनके नाम हम जानेंगे, और रूरल एरिया में ये धीरे धीरे पॉपुलर भी हो रहा है। देखो बिल्कुल इकोनॉमाइज है, कोई खर्चा नहीं, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और एक बार लगाने के बाद ये सालों साल चलता रहता है। कोई इसमें इसके लिए रिपेयर या बहुत ज्यादा इसके लिए कोई अलग से जरूरत नहीं होती। और दूसरा, जो फार्मर्स हैं उनको एडिशनल एडवांटेज होता है, और सरकारें चाहती है कि इस तरह के जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जो अनकन्वेंशनल हैं उनको प्रमोट किया जाए, और जो कन्वेंशन एनर्जी उसको बचाया जा सके, क्योंकि तो एवरलास्टिंग है और नेचुरल प्रोसेस है, कोई इस तरह पोल्यूशन नहीं करती, और इससे जो मैन्योर बनता है वो भी ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो सोयल को ज्यादा फर्टाइल बनाता है। तो हर चीज का फायदा, साथ ही साथ जो वेस्ट है वो प्रॉपर उसका डिस्पोजल हो जाता है। तो ओवरऑल in rural areas biogas production is manifold beneficial, कई तरह से उसका फायदा है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब क्या जानेंगे, देखिए जो बायोगैस प्लांट है उनके दो बड़े फेमस मॉडल हैं, दीनबंधु सॉरी आज कोल्ड हो गया, बंधु एंड जनता बायोगैस प्लांट आर मोर पॉपुलर। ये ज्यादा पॉपुलर, आर मोर पॉपुलर, इनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इनको ज्यादा बनवाते हैं। और हम एक प्लांट, जनता प्लांट बना के दिखाएंगे, उसके डायमेंशन की बात भी करेंगे ताकि हर चीज आपको क्लियर हो जाए। और देखो ये बहुत अच्छा लेसन है, इंफॉर्मेटिव है, और साथ ही साथ आसान भी है, लेकिन चूंकि फैक्ट्स ज्यादा हैं तो आपको लर्न अच्छी तरह से करना होगा। और अगर हमें अपने मकसद में कामयाब होना है तो फिर हमारे लिए हर पार्ट, हर लाइन, हर वर्ड, सिलेबस का हर एक एक अल्फाबेट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज को मिस ना करें, पूरा सिलेबस करें, और सिलेबस का इंटरनल सारा पार्ट करें। जितना आप परफेक्टली करोगे उतना रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये तो है नहीं कि यहाँ पर जो पार्ट आपने छोड़ा, एक लाइन छोड़ के पता नहीं एक क्वेश्चन बन गया और हम नहीं कर पाए तो हम तो 4 नंबर पीछे हो जाएंगे। और जहां पर 1 नंबर की मार्काट हो वहां पर 4 मार्क्स तो बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो डोंट टेक, जरा से रिस्क ना लें। ठीक है अजय, तो हाँ कर रहे हैं तो अजय ध्यान रखें। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बायोगैस प्लांट में क्या क्या होता है ना, बायोगैस। तो बायोगैस प्लांट में अब एक टैंक बनाते हैं। पहले क्या है, कंस्ट्रक्शन बायोगैस टैंक, कंस्ट्रक्शन ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट बायोगैस प्लांट। तो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो बायोगैस प्लांट में एक टैंक बनाया जाता है ना। तो सबसे क्या है, एक टैंक 10 to 15 फीट डीप is constructed by cement and concrete, cement and concrete। तो जैसे कुआं बनाते हैं उसका काफी पार्ट मिट्टी के अंदर होता है, अजय सिरोही ऐसे ही हम टैंक बनाएंगे और उसका काफी बड़ा पार्ट कहां पर होगा, मिट्टी के अंदर होगा। 2/3 से ज्यादा पार्ट सोइल के अंदर होता है। और इसकी गहराई जो है वो हमारे विलेज में था बायोगैस प्लांट। हाँ अजय सिरोही, हम भी ये कहेंगे कि कभी हमारे गांव में भी लगाया गया था बायो, और पेड़ लगाए गए थे, और मुझे याद नहीं को उनकी गैस बनी नहीं बनी, पर हाँ कंस्ट्रक्शन हुआ था और हम काफी खुश थे। तब तो छोटे थे, लगता था कि भाई बायोगैस प्लांट लग रहा है और अब तो यहाँ पर रोशनी हो जाएगी। बचपन में तो यही सोचते हैं बच्चे, और जब जैसे बड़ा चले गए बायोगैस प्लांट तो एक्सटिंक्ट ही हो गए, विलुप्त हो गए। मतलब वैसे कह रहा हूँ, एक्सटिंक्ट वर्ड यानी कहाँ गायब हो गए, क्यों लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो एक साइकोलॉजी ये भी है कि अरे गोबर से गैस बने, कैसे खाना खाएंगे। तो हमारे साइकोलॉजी पता नहीं किस तरह की बन जाती है और फिर उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते।
बहुत सारी अच्छी चीजों को हम ऐसे मिस कर दे, नेगलेक्ट कर देते हैं अपनी साइकोलॉजी के बेस पर। चलो अब तो जो है वो है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर लग जाए प्लांट्स तो काफी हद तक जो एक इलेक्ट्रिसिटी उसकी सेविंग हो सकती है, और जो हमारा एलपीजी उसकी सेविंग हो सकती है, और उससे जो एक तरह से रूरल एरियाज में जो एनिमल और फार्मिंग का वेस्ट होता है वो प्रॉपर डिस्पोज हो सकता है। तो गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ दैट, उसके लिए उनको प्रमोट करना चाहिए और उन लोगों को एक तरह से समझाना चाहिए कि भाई ये आपके बेनिफिट के लिए। जब एक गांव में एक बात और भी है अजय, जब लोग लगवाना शुरू करते हैं फिर सभी लगवाना शुरू कर देते हैं। तो अगर एक बार ये ट्रेंड हिट हो गया, लोगों को समझ में आ गया, तो फिर लोग इसे यूज भी करेंगे। पर चलिए हम और आप तो बात ही कर सकते हैं, ये काम तो हमारी गवर्नमेंट का है। तो टैंक की बात कर रहे हैं, 10 से 15 फीट टैंक बना लिया, और अब हम क्या करते हैं, इस टैंक को बोलते हैं डाइजेस्टर टैंक। दिस टैंक known as digester tank। इसको हम डाइजेस्ट टैंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी में जो वेस्ट है वो डिकम्पोज होता है। इसी टैंक के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और हम इसमें वेस्ट डालते रहते हैं, और उस वेस्ट का डिकम्पोजिशन होने से गैस बनती रहती है। अब इस टैंक के अंदर वेस्ट पहुंचाने के लिए हम इसका कनेक्शन करते हैं इनलेट एक छोटा सा टैंक होता है, और स्क्वायर टैंक होता है, और उसको कनेक्ट कर देते हैं हम बेसल पार्ट ऑफ डाइजेस्ट टैंक। तो आप उसमें डालोगे तो वेस्ट या गोबर और कुछ भी डालोगे इसके अंदर आता रहेगा। तो दिस टैंक इज कनेक्टेड बाय आउटलेट। दिस टैंक is connected to outlet chamber to transfer water and waste in the digester tank। तो इसको हम भेजते रहते हैं, ना इसको कनेक्ट कर देते हैं, डालते रहो और वो अपना टैंक में जाता रहेगा। अब आप डालते रहोगे तो वेस्ट बाहर भी तो आएगा, तो टैंक की लिमिट होगी और उस टैंक से वेस्ट डिकम्पोज होकर बाहर भी आता रहेगा। तो हमने गलत वर्ड लिखा है, ये हमें आउटलेट इनलेट वर्ड लिखना है, सॉरी इनलेट वर्ड है, इनलेट से डाल लेंगे, आउटलेट से बाहर आएगा। तो हम वो सिर्फ करके हमने दूसरी तरफ पहुंच गए। हमें क्या लिखा, दिस टैंक कनेक्टेड टू इनलेट। ये इनलेट टैंक से कनेक्ट, चैम्बर से कनेक्ट करेंगे जिसमें अंदर भेजना है। आउटलेट दूसरी तरफ होगा टैंक, अदर साइड आउटलेट chamber is constructed to come out decomposed waste or manure, to come out decomposed, जो डिकम्पोज हो चुका है, डिकम्पोज वेस्ट और मैन्योर। इनलेट से डालते रहते हैं और आउटलेट से कुछ पार्ट बाहर निकलता रहता है, और जो आउटलेट में आएगा इसका यूज हम अपने जो हमारी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें एज ए मैन्योर कर सकते हैं और करना चाहिए और करते हैं लोग। और ये सोइल को फर्टाइल बनाता है क्योंकि इसमें काफी हद तक ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुका है। तो एक नॉर्मल मैन्योर के मुकाबले जो बायोगैस का मैन्योर है, इट इज मोर इफेक्टिव, इट मेक्स सोइल मोर फर्टाइल और अर्ली फर्टाइल, क्योंकि बाकी डिकम्पोज तो बाकी का भी होगा, पर चूंकि इसमें पहले काफी से डिकम्पोज हो चुका है तो साग से ज्यादा इससे जल्दी से हमारा जो फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें कोई वेस्ट नहीं गया। अब इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें आप कोई भी प्लांट के पार्ट और जो हमारे कई बार गोडाउन्स होते हैं, इवन उनमें आलू सब्जियां सड़ जाती हैं। एक सब्जी मंडी में न जाने कितने क्विंटल्स, अब टन भी बोल सकता हूँ मैं, कई टन वेस्ट रोज पैदा होता है बड़ी सब्जी मंडी में। अगर हम वहां पर उसके आसपास भी एक प्लांट लगा दें
तो वो सारा वेस्ट डिकम्पोज भी होगा, उससे बायोगैस बनेगी, और बायोगैस से हम जो मंडी है उसमें लाइटिंग कर सकते हैं, उसमें और डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज करा सकते हैं। और ये भी ना करें तो हम इस बायोगैस का यूज एज सीएनजी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपको सरप्राइज, सीएनजी में भी जो प्रीडोमिनेंट गैस, मेन गैस है, वो मीथेन ही है। तो हम कर सकते हैं ऐसा। और हमारे यहाँ तो ये परंपरा नहीं है, वो तो झाड़ू लगा के उसको नाल नाले में बहा देते हैं, जिससे और पोल्यूशन होता है, और जो सीवेज है उसका ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होता है। तो चलिए, हम अपनी केवल बात ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कोई ऐसा सिस्टम नहीं, पावर नहीं, जो हम लोगों से ऐसा करा सके। पर हाँ, जहाँ मौका लगे उनको समझाना चाहिए। और ऐसा नहीं, लोग समझते नहीं, समझ में आती भी है। जब आप एक सही तरह समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको समझ में आती है, और ये फिर आपकी एफिशिएंसी भी एबिलिटी भी है कि आप समझा पाए, नहीं समझा पाए। आउटलेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो डाइजेस्टर टैंक इज कवर्ड विद एयर टाइट गैस होल्डर। भाई, जो गैस बनेगी वो हल्की होती है, वो टैंक में ऊपर उठेगी, और उसके ऊपर हमने एक एयर टाइट गैस होल्डर लगा दिया, ताकि वहां पर गैस भर्ती हो जाए। और फिर वहां से हम रेगुलेटर लगाते हैं उसके ऊपर, और उससे पाइप ऐड कर देते हैं, और वो पाइप से थ्रू हम गैस को जहां चाहते हैं वहां ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो अब ऊपर लिखेंगे इस नीचे बिठा के। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, समझदारी के साथ लोगों ने क्या चीज डेवलप की है। ये सब उनकी समझदारी नहीं है जो उन्होंने चीज डेवलप की, और हम इसका बेनिफिट लेना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि कितना गोबर है ये आज, लेकिन जब उसने दिमाग लगाया हो तब जाकर समझ में आया होगा इसका हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो जो इनिशिएटर होता है, जो नोवो पर्सन है, उसके दिमाग की तारीफ करनी चाहिए कि उसने ये सब चीज सोच के ये सब चीज बनाई है। भले ही आप कहोगे अभी इसमें क्या था, लेकिन पहले क्यों नहीं हुआ। इसने अच्छी तरह सोचा और फिर इसको प्रोसीड किया। तो गैस होल्डर, सॉरी, डाइजेस्टर टैंक टैंक is fitted with airtight gas holder, airtight gas holder in which gas is collected, उसमें गैस, in which gas is collected, उसमें बच्चों गैस कलेक्ट होती रहती, गैस कलेक्ट होती रहती है, तो गैस इज कलेक्टेड। ठीक है, क्लियर। तो गैस इकट्ठी होती रहती है, और अजय, इस गैस होल्डर के साथ एक पाइप लगाया जाता है जो गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, और गैस होल्डर इज एडजस्ट विद द पाइप टू गैस होल्डर, a pipe is connected to transport गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट द, या टू सप्लाई द गैस, टू सप्लाई द गैस, ट्रांसपोर्ट और सुधी फिट नहीं लग रहा, टू सप्लाई द गैस। तो गैस को सप्लाई करने के लिए हम उसके साथ पाइप लगा देते हैं, और आप उसको किचन तक ले जा सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं, और इवन मैकेनिकल इंजन यूज कर सकते हैं। अब गाड़ी सीएनजी है तो उसको उस सिलेंडर में भी फिलअप कर सकते हैं, और फिर आप उसका यूज कर सकते हैं। और फ्री में हो रहा है, बिल्कुल फ्री में, कोई आपका कॉस्ट नहीं जा रही है। फिर एक बार आप टैंक वगैरह बनाते हो, वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, और उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करते, सब्सिडी प्रोवाइड करते, ताकि लोग इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनमें इंटरेस्ट लें। और हमारे गवर्नमेंट ने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, ब्राउन रिवोल्यूशन। और जो ब्राउन रिवोल्यूशन का पर्पज यही है, जो एनर्जी के अनकन्वेंशनल सोर्स हैं, तो कन्वेंशनल है जो हम ये डीजल पेट्रोल से बात करते हैं, लेकिन जो अनकन्वेंशनल है एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव है, जिनकी कीमत ना के बराबर होती है, और एवरलास्टिंग हमेशा के लिए है, और कोई पोल्यूशन नहीं करते, उनको प्रमोट करने के लिए
स्टार्ट किया है ब्राउन रिवॉल्यूशन, और उसी का पार्ट है। और इसके लिए गवर्नमेंट और भी जो प्रोजेक्ट ऐसे हो सकते हैं उन पे काम कर रही है। तो बच्चों ये बात हो गई है। अब हम डायग्राम बनाने की बात करेंगे, डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए कि भाई हमने लिखा है डायग्राम भी टैंक का ऐसा ही होगा, प्लांट का ऐसा ही होगा। चलिए बच्चों, तो अब हम डायग्राम बना रहे हैं ना, ये डायग्राम है। मैंने कहा था एक टैंक बनाएंगे, 10 से 15 फीट डेप्थ होगी इसकी। सीमेंट कंक्रीट से बना, सीमेंट और कंक्रीट से बनाया जाएगा। जस्ट लाइक वेल जैसे कुआं बनाते हैं ऐसे ही बनाया जाएगा। ठीक है, ये डाइजेस्टर टैंक है, और इस टैंक के साथ हम लगाएं गैस होल्डर। अभी साथ क्या लगाना है, साथ लगाना हमें गैस होल्डर लगाना है ताकि गैस इकट्ठी होती रहे। और जो गैस होल्डर है वो भी एक एयरटाइट चैम्बर की फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म एयरटाइट चैम्बर। जो ये गैस होल्डर बना रहे हैं, और गैस होल्डर के साथ हम लगाएंगे क्या, इसके साथ हम एडजस्ट करेंगे गैस का पाइप। क्या लगाएंगे, गैस का पाइप। और उस पाइप से हम गैस को सप्लाई करेंगे। ठीक है, और मैंने कहा था एक इनलेट लगाएंगे जिससे हम सल्फ वेस्ट को इसमें अंदर भेजेंगे। और इसको कनेक्ट करेंगे हम बेसल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टर टैंक। इसमें आप वेस्ट एंड वाटर ऐड कर, थोड़ा वाटर भी करें ताकि एक्टिविटी माइक्रो ज्यादा रहे। और यहाँ पर हम ऊपर की साइड पर इससे आउटलेट चैम्बर बनाएंगे, आउटलेट चैम्बर लगाएंगे ताकि उसमें क्या होता रहे, वेस्ट आता रहे। दिस वन इज आउटलेट चैम्बर। और इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर टैंक, डाइजेस्टर टैंक। ये है गैस होल्डर, ये है सप्लाई पाइप, ये इनलेट चैम्बर है, और ये आउटलेट से बाहर आएगा कंटेंट आउटलेट। और यहाँ पर बैक्टीरिया भी हैं और वेस्ट भी हैं। आप लगातार वेस्ट ऐड करते रहो, बैक्टीरिया अपना काम करते रहेंगे और बायोगैस लगातार बनती रहेगी और आप सप्लाई करते रहेंगे। तो ये बिल्कुल वेल पर्पज है, बायोगैस बनती है। और एक जो हम रूरल वेस्ट है फार्मिंग का या घर के आसपास घर का भी, ये जो पशु ये खिलाते हुए चारा बचता रहता है, वो सब यूज किया जा सकता है और उससे एक प्रॉपर मैन्योर बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये भी जानते हैं कि बायोगैस का यूज हम क्या कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो ये तो प्लांट है और ये है गैस ना, बायोगैस इसमें है। और आपको पता होगा इस हैज मीथेन, 60 to 70% मीथेन होगी इसमें। इसमें CO2 होगी 30 to 40%। और H2 ट्रेस अमाउंट ये नोट कर लें, थोड़ा सा H2 होगी। ये इस गैस होल्डर के अंदर वो इकट्ठी होती रहती है, और जितनी गैस हो उतना प्रेशर बनेगा, है ना, उतना ही यहाँ पर गैस इकट्ठी होगी। और अगर हम और बात करें तो इसका डिजाइन किया गया है कि जो ढक्कन है गैस तो ऊपर उठता रहेगा, ज्यादा गैस ज्यादा ऊपर उठेगा, और यहाँ पर इसको हम मीटर लगाते इतनी गैस में मौजूद।
तो बिल्कुल एक तरह से बहुत ही साइंटिफिक वे में इसको डिजाइन किया गया है। और आज है, अब इसका यूज आप कहाँ कहाँ करोगे ना, कहाँ कहाँ इसका यूज करोगे। अब इसकी हम बात करें कहाँ का यूज करेंगे, तो बायोगैस का यूज ऑफ बायोगैस, जनता बायोगैस प्लांट है, जनता बायोगैस प्लांट। इसका इतना पार्ट मिट्टी में है, ये सोयल के अंदर है, ठीक है। तो ये मिट्टी के अंदर होता है, मैंने 2/3 पार्ट, ज्यादा पार्ट मिट्टी के अंदर है। जैसे कुएं होते हैं थोड़ा सा पार्ट ऊपर रहता है, ऐसी बायोगैस के प्लांट का भी थोड़ा सा पार्ट ऊपर रहता है, बाकी साथ सोयल के अंदर रहता है। और अब आप जानो यूज ऑफ बायोगैस। नंबर 1, इन कुकिंग। आप कुकिंग में यूज कर सकते हो, जैसे आप एलपीजी यूज सिलेंडर यूज करते हो, एलपीजी गैस यूज करते हो, बिल्कुल वो भी जो यूटेंसिल्स हैं, पॉट्स हैं, उनको ब्लैक नहीं करते, और ना ही इसमें कोई किस तरह का बदबू होती, और ना ही ये कोई हार्मफुल है, ठीक है। तो आप कुकिंग यूज कर सकते हो। नंबर 2, लाइटनिंग। आप इसकी रोशनी कर सकते, लाइटनिंग में कर सकते हो। इसके अलग तरह के बल्ब होते हैं, उनको लगा सकते हो, लाइट बच जलेगी और कोई आपको नुकसान नहीं होगा। और थर्ड है, इन मैकेनिकल इंजिन्स एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सीएनजी। इन मैकेनिकल इंजिन्स, मैकेनिकल engines as the substitute of CNG। तो सीएनजी जब इसको यूज किया जा सकता है, तो उम्मीद है कि अजय आपको तो ये सब चीज बढ़िया लग रहा हो, कोई दिक्कत ही नहीं। और गांव में जाओ तो गांव वालों से कहिए, जो जिनको जानते हो कि अंकल वो प्लांट कोई बुरा नहीं था, लगवा लो, इससे फायदा है। और जो वेस्ट है वो सही तरह डिकम्पोज हो जाता है और एक अच्छी खाद बनती है। तो हो सकता है कोई आपकी बात मान, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद तो आपकी बात सब मानेंगे। अभी तो बच्चा मान के छोड़ देंगे, तो बच्चा है और कहेंगे तो ऐसे तो हमें समझाएगा। जब आप डॉक्टर बन जाओगे, फिर आपकी वर्थ होगी, वैल्यू होगी, यानी कामयाबी से वैल्यू डिसाइड होती है। और फिर जो आप कहोगे अंकल गोबर गैस लगाओ, तो कहेंगे हाँ डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर बनने के बाद कहोगे ज्यादा वजन आएगा, तो कुछ साल वेट कर लो, है ना, जब बन के आ जाओगे तो फिर सलाह देना बढ़िया बढ़िया। तो ये हमारी बायोगैस प्लांट की बात हो गई, ठीक है, बायोगैस प्लांट की बात हो गई। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक्स में है बच्चों, वो है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बायो कंट्रोल एजेंट। चलिए, तो बायो कंट्रोल एजेंट की बात करेंगे हम। बायो कंट्रोल एजेंट ये क्या है, ठीक है। देखिए होता क्या है, जो हमारी क्रॉप्स हैं, आपको सरप्राइज होगा, एवरी ईयर अबाउट 30% प्रोडक्शन इज लॉस्ट ड्यू टू पैथोजेंस, इंसेक्ट और पेस्ट। इतना बड़ा नुकसान होता है, और उनको कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, जिनको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एंड दैट दे कॉज सीवियर पॉल्यूशन एंड दे आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ। उनका कुछ पार्ट क्रॉप एब्जॉर्ब करेगी, और क्रॉप की वजह जो प्रोडक्ट है उसको हम खाएंगे, वो हमारे तक भी पहुंचता है और हमें नुकसान करेगा। यानी दे आर नॉट सेफ, भले वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हों और सेफ नहीं है। ये वजह कि आजकल आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बातें काफी सुनते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग में हम किस तरह का एक्स्ट्रा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या कोई और केमिकल यूज नहीं करते, नेचुरल वे में उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, ये वो एजेंट हैं जिनसे हम इंसेक्ट को, पेस्ट को, पैथोजन को बिना किसी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, तो डेफिनेशन बात कोई मैंने कर ली है। तो अब जानो बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल
Agents are the microbes or their product. ये तो माइक्रोब्स होंगे, उनका प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट या उनका प्रोडक्ट होगा. अच्छा, माइक्रोब्स और देयर प्रोडक्ट which can be used to control the insect, pest or pathogen. Product or microbes, product can be used insects, pests and pro-pathogen तो ये बायो कंट्रोल एजेंट हैं. एवरी ईयर अबाउट 30%, लगभग 30% प्रो प्रोडक्शन, मानसी लगभग 30% प्रो प्रोडक्शन इज लॉस्ट. इसमें लॉस्ट ड्यू टू इंसेक्ट, पेस्ट्स एंड पैथोजेंस. बताइए इतना नुकसान हो रहा है. एंड पैथोजेंस, ठीक है, इनसे नुकसान में हो रहा है. इतना बड़ा नुकसान वो कर रहे हैं. और अभी जो हम करते हैं इनका यूज, इनको बचाने के लिए हम केमिकल्स यूज करते हैं, है ना. तो टू प्रोटेक्ट क्रॉप from these insecticides and pesticides are used. हालांकि इफेक्टिव हैं, इनसे फायदा होता है. हमारा प्रोडक्शन काफी बढ़ा है. जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको इसने काफी सपोर्ट किया है और हम काफी हद तक अपना जो फूड प्रोडक्शन है वो तो ज्यादा कर पा रहे हैं. तो यही कहते इसको फायदा नहीं हुआ, लेकिन सेफ नहीं है. और हमको सेफ सब्स्टिट्यूट मिलता है तो हम उसको यूज करना चाहिए. और वो सेफ सब्स्टिट्यूट डिफरेंट बायो कंट्रोल एजेंट, आप जानो कैसे कैसे हम कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो इंसेक्ट, पेस्ट और पैथोजन से बचने के लिए हम केमिकल यूज नहीं करेंगे. और इस जो टॉपिक चल रहा है उसके हम जाने क्या क्या यूज करके हम अपनी क्रॉप को बिना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के बचा सकते हैं. चलिए, तो इंसेक्ट, पेस्ट आर यूज्ड. Although these are effective, इफेक्टिव हैं, इसे इनकार नहीं कर सकते. These are effective, but not safe. सेफ नहीं है. क्यों? Because these cause pollution, these cause air pollution. इनसे एयर पोल्यूशन होता है. ठीक है, सोइल पोल्यूशन होता है, सोइल पोल्यूशन. एंड रीच टू द ग्राउंड वाटर, सीपेज एंड मिट्टी के साथ, पानी के साथ रिस के, सीपेज में रिसना, उसके साथ ये ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं. एंड रीच टू द ग्राउंड वाटर, उसको भी नुकसान कर रहे हैं. तो पानी पूरी तरह सेफ नहीं होता. भाई इतना सब केमिकल डालोगे तो कुछ का पार्ट तो उसका, जैसे पानी नीचे पहुंच रहा है उसके साथ ये कुछ पार्ट भी पहुंचता है. फिर हम पानी को पीते हैं और वो पानी हमारी बॉडी में पहुंचता है, उसमें केमिकल्स होते हैं और दैट कोज हार्म. उसको देखो हम कितने आरओ लगा रहे हो, ओजोनाइजेशन करवा रहे हैं पानी का, फिल्टर लगवा के क्या क्या कर रहे हैं, और फिर भी डर रहता है पता नहीं साफ हुआ कि नहीं हुआ है. ये सब जो आज तक की एक तरह से हमारा डेवलपमेंट है अनसस्टेनेबल, उसकी देन. और चलिए, ये तो हम सब समस्या का सामना कर ही रहे हैं और कुछ रास्ते सुझाए जा रहे हैं. अब हम क्या करें? अब हम ये जाने कि इन प्लेस ऑफ दीज यूज ऑफ
बायो कंट्रोल एजेंट इज सेफ, वो सेफ है, इज सेफ, and that is the part of natural cycle, and it is part of नेचुरल साइकिल। उसमें को जो नेचर का पार्ट है वो यूज कर, नेचुरल साइकिल का पार्ट है, तो जब यूज करेंगे वो नेचर में कहीं ना कहीं अपना आप भी हो रहा है और नेचुरल साइकिल का पार्ट है, वो किसी तरह का कोई पोल्यूशन नुकसान नहीं करेगा। अगर हम बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं बच्चों, तो उसमें कोई किसी तरह नुकसान नहीं और वो सेफ भी है। और चूंकि जब हम किसी चीज को अडोप्ट कर लेते हैं तो उसे फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो आजकल हम केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड टूटे पड़े हैं और उसको शिफ्ट करना, चेंज करना हम लोग तो मतलब उसको एक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ देर से करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हेल्थ को इशू भी डेवलप हो रहा है, हेल्थ पे फर्क पड़ता है। आप किडनी की समस्या देखते हो, लिवर की देखते हो, बहुत सारे और प्रॉब्लम देखते हो, तो उनका बड़ा रीजन ये सब केमिकल पोल्यूशन का भी रोल है। तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन हो गया किसका, दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। और अब कौन कौन से बायो कंट्रोल एजेंट हम यूज कर सकते हैं ये हम जानेंगे कल की क्लास में हम जानेंगे कि कौन कौन से बायो कंट्रोल एजेंट है और वो कैसे इंसेक्ट पेस्ट और पैथोजन के अगेंस्ट काम करते हैं और कैसे वो सेफली पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक और कल फिर मिलते हैं। और साक्षी जी आप अभी कॉल कर अपनी प्रॉब्लम पूछ सकती हैं। चलिए, थैंक्स फॉर बीइंग टुगेदर एंड सी यू टुमारो। और कल हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे और ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।